वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग नए एपिसोड पर बात करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो हमारा नया एपिसोड है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। एक का एग्जाम्पल लेंगे, एक फोर्स का, तो वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स मतलब वो फोर्स जो वेरी कर रहा है, जो चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा एकदम इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट या फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी लोग एस लिखते हैं, कभी कभी लोग डी लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये जो फार्मूला है ये कांस्टेंट फोर्स के लिए काम करता है। ये किस फोर्स के लिए काम करता है? केवल जब फोर्स हमारा कांस्टेंट हो। लेकिन यहाँ पर फोर्स हमारा वेरी करेगा। अब फोर्स दो तरीके से वेरी कर रहा है। जैसे इस बॉडी पर कोई फोर्स लगा और जब ये बॉडी यहाँ डिस्प्लेस्ड हुई, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस्ड हुई, तो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट पर वेरी कर रहा है। मतलब अगर यहाँ पर F है तो हो सकता है इस जगह F डैश हो गया हो, इस जगह F ट्रिपल डैश हो गया हो, ऐसे डबल डैश हो गया हो, यहाँ F ट्रिपल डैश हो गया हो। मतलब फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है। यहाँ जो फोर्स है वो एक फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का। मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है। फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्प्लेसमेंट। उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रही है। जैसे स्प्रिंग फोर्स, इसकी हमने जो एपिसोड बनाया था इस पर, स्प्रिंग पर, वहाँ पर फोर्स क्या था? फोर्स था हमारा -kx। आपने पढ़ा था ना। अगर ये यहाँ जो नेगेटिव साइन था ये केवल डायरेक्शन को बता रहा था कि स्प्रिंग पर अगर फोर्स लगाते हैं तो जिस ओर डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो स्प्रिंग उसके अगेंस्ट में अपना फोर्स जनरेट करती है। तो स्प्रिंग फोर्स ये था। अगर स्प्रिंग को डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाती है जो कि स्प्रिंग को वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में लाती है, और ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में होता था, तो अपोजिट में होता था, इसलिए यहाँ पर ये माइनस साइन लगाते थे। इस पर हम बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। तो वो एक वेरिएबल फोर्स ही था। ठीक है, वो एक वेरिएबल फोर्स ही था। तो जैसे हमने वहाँ पर पढ़ाई की, सेम यहाँ पर भी कर रहे हैं। इस पर एक अलग टॉपिक बनाए दे रहे हैं, एक अलग एपिसोड बनाए दे रहे हैं। तो इस टॉपिक पर एक अलग एपिसोड बना रहे हैं हम लोग। तो समझ में आया? या तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर सकता है, या तो फोर्स टाइम के साथ भी वेरी कर सकता है। फोर्स में बी ए फंक्शन ऑफ द टाइम, ऐसे। यानी कुल मिला के फोर्स हमारा कांस्टेंट नहीं है, फोर्स हमारा वेरिएबल है, ये वेरी कर रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो एक एग्जाम्पल लेकर अगर हम लोग समझें, जैसे हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स द्वारा किए गए वर्क को समझा था ना, तो सेम हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि क्लियर हो सके कि किस तरह वेरिएबल फोर्सेस जब काम करते हैं तो वर्क डन कैसे निकालते हैं उस फोर्स के। ठीक है, उस फोर्स का जो काम करेगा वो फोर्स, उसका वर्क कैसे निकालते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ये हमारी अर्थ है, थोड़ा इस साइड बनाते हैं। ये हमारी अर्थ है, अर्थ। और यहाँ हमारा एक सैटेलाइट है।
अर्थ के सेंटर से अभी सैटेलाइट का डिस्टेंस मान लो कितना है, r है। अभी अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट जो हमारा ये उड़ रहा है, इसका अभी मान लो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना है, r है। ठीक है, अर्थ का सरफेस ये है, अर्थ गोल होती है ना, तो अर्थ का सरफेस ये है, तो हम सेंटर से ले रहे हैं। मान लो उसका डिस्प्लेसमेंट है r। अब ये अर्थ के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है सर्कुलर पाथ में, मान लो सर्कुलर पाथ में लगा रहा है। धीरे धीरे ये क्या करता है कि ये ऐसे 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 ये चक्कर लगा लगा के अपनी ऑर्बिट्स चेंज करता रहता है, और मान लो यहाँ पे है, आ गया यहाँ पर। अब उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ अर्थ के सरफेस से, ये मान लो है हमारा अब r2 थोड़ी देर के लिए, इसको r1 मान लेते हैं। शुरू में ये सैटेलाइट अर्थ के सेंटर से r1 दूरी पर था, और अब ये धीरे धीरे करके r2 दूरी पर आ गया। ठीक है, अर्थ का मास मान लो कैपिटल M है, और इस सैटेलाइट का मास स्मॉल है। इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर मत करो, सिर्फ हम आपको एक मतलब जो बताने वाले हैं बस उस पर फोकस करो। ये कैपिटल M चलता रहेगा। अब हमसे कोई पूछे कि इस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा था, इस सैटेलाइट पर, तो सैटेलाइट पर काम करने वाला जो फोर्स था वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। F। और ग्रेविटेशनल जो फोर्स काम कर रहा था किस पर, सैटेलाइट पर। लिख देता हूं मैं, सैटेलाइट पर काम करने वाला फोर्स। सैटेलाइट पर जो फोर्स काम करेगा वो है ग्रेविटेशनल फोर्स F। और वो फोर्स सैटेलाइट को ऐसे अर्थ की ओर लगेगा, ये बात आप जानते हो। ये जो फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अर्थ के सेंटर की ओर होगी। सैटेलाइट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा वो सैटेलाइट को अर्थ की ओर खींचेगा। करेक्ट। ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ये फोर्स लगेगा। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F, ये होता है, इसका मैं बता देता हूँ आपको। एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है G, वो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है। उसकी वैल्यू की अभी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम G लिखकर अपना काम चला रहे हैं। अर्थ का मास, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सैटेलाइट अपान अर्थ के सेंटर से उस सैटेलाइट की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये होता है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। कैपिटल G ये एक कांस्टेंट है, इसकी ओर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। कैपिटल M अर्थ का मास, सैटेलाइट का मास अपॉन r स्क्वायर। ये सैटेलाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, और ये हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर काम करेगा। याद रखना, अर्थ के सेंटर की ओर काम करेगा। तो अगर इस ओर आई कैप डिस्टेंस मतलब वो डायरेक्शन मान लें, तो जो फोर्स है वो इस ओर काम करेगा, यानी माइनस आई कैप, इधर अर्थ के सेंटर की ओर। करेक्ट। ये फोर्स देखो, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ज़रा ध्यान से देखना। ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये फोर्स लगातार r पर डिपेंड है। फोर्स जो है वो r का फंक्शन है, मतलब
दूरी का फंक्शन है, आर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसका फंक्शन है। ये कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, आर पर डिपेंड कर रहा है। जैसे ये सैटेलाइट जब यहाँ पर है तो दूरी अलग है तो अलग फोर्स काम कर रहा है, ये सैटेलाइट यहाँ पे है तो उसकी दूरी बढ़ गई तो अलग फोर्स काम करेगा। ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स वेरिएबल है, आर पर डिपेंडेंट, यानी दूरी पर डिपेंडेंट, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट। तो यानी यहाँ पर हम सीधे वो वर्क वाला फार्मूला नहीं निकालेंगे। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कि ये फोर्स सैटेलाइट को घूमते घूमते जब सैटेलाइट यहाँ तक आ जाएगा तो कितना काम करेगा। जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सैटेलाइट पहले r1 डिस्टेंस पर था अर्थ के सेंटर से, ये ऐसे घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ जब ये यहाँ पर आ जाएगा अर्थ के सेंटर से r2 डिस्टेंस पर, तब ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस दौरान कितना वर्क करेगा। यानी r1 से r2 डिस्टेंस तक सैटेलाइट को ले जाने में ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम कर रहा है सैटेलाइट पर, ये कितना वर्क करेगा, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर सीधे फोर्स वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते। हम सीधे ये नहीं लिख सकते क्या, Gmm/r² डॉट r2 माइनस r1, क्योंकि ये फोर्स और इनका डायरेक्शन एक सीध में है। तो मतलब ये कुछ भी हो, ये हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट फाइनली r2 से r1 हुआ है, पहले r1 था r2 हुआ, लेकिन ये नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता है कि किस क्षण कितना फोर्स काम करेगा, क्योंकि ये r कांस्टेंट नहीं है, फोर्स लगातार बदलता जा रहा है r के साथ। तो इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको तभी यूज कर सकते हैं जब ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट हो। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसको, ठीक है, इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते। आप क्या करेंगे? बताओ। खैर पहले एक चीज़ और देख लो कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो लग रहा है सैटेलाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सैटेलाइट पर ऐसे लग रहा है कि सैटेलाइट की इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अर्थ के सेंटर की ओर है। इसका मतलब यही ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई पावर जनरेट नहीं करता है, हमने पढ़ा है, क्योंकि फोर्स और डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की, दोनों किसी भी क्षण, जैसे ये यहाँ पर भी सैटेलाइट जब आ जाएगा तो इसका फोर्स अर्थ के सेंटर की ओर काम करेगा और उसकी वेलोसिटी उस समय ऐसे होगी। तो हर समय वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल 90 का ही रहेगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सर्कुलर मोशन जो कर रहा है ये सैटेलाइट, उस दौरान ये कोई पावर नहीं देगा सैटेलाइट को। पावर नहीं देगा मतलब वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पावर इज द वर्क डिवाइडेड बाय द टाइम। तो ये जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ये सर्कुलर मोशन के दौरान कोई काम नहीं कर रहा है। बस इतना पता है कि ये जो सैटेलाइट जो पहले r1 डिस्टेंस पर था अब वो r2 पर हो गया है, तो ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये केवल डिस्प्लेसमेंट यानी r2 माइनस r1 केवल इसके लिए काम करेगा, केवल डिस्प्लेसमेंट के लिए काम करेगा। सैटेलाइट यहाँ से खिसक कर फाइनली यहाँ आ गया, मतलब उसकी अर्थ से डिस्टेंस बदल गई, बस ये उस पर काम करेगा। बीच में ये कितना सर्कल लगा रहा है, ये ग्रेविटेशन फोर्स उस पर काम नहीं करेगा, बिकॉज हियर ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सब हम आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं पावर चैप्टर में, ठीक है। ये तो हुआ आपका कॉन्सेप्ट। अब देखो, हमको वर्क निकालना है कि ये जो
सैटेलाइट है वो R1 से R2 डिस्टेंस पर अगर जाए तो इस पर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स कितना काम करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार बदल रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर कैलकुलस का यूज करेंगे। ऐसे सीधा नहीं निकालेंगे फोर्स, कैलकुलस का यूज करेंगे। क्या है कैलकुलस का यूज, कि देखो यहाँ पर ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। मान लो कि अभी सैटेलाइट जो है वो r डिस्टेंस पर है, r, कोई भी डिस्टेंस r डिस्टेंस पर है, तो इस समय इस पर टोटल जो फोर्स काम कर रहा होगा वो कितना काम कर रहा होगा, g, अर्थ का मास, सैटेलाइट का मास अपॉन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अभी मान लो r है तो r², इतना काम कर रहा होगा अर्थ, मतलब फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, अर्थ की ओर, फोर्स की डायरेक्शन होगी अर्थ की ओर। हम इस डायरेक्शन को ले लेते हैं I, अगर इस डायरेक्शन को हम I ले लें थोड़ी देर के लिए, या आप कोई भी डायरेक्शन अपने आप भी चूज कर सकते हो, r², जैसे r ले रहे हैं तो हम चूँकि x एक्सिस हम नहीं मान रहे हैं, हम r कोई भी डायरेक्शन ले रहे हैं तो हम r² भी लिख सकते हैं। r² मतलब इस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन है वो r², इस डायरेक्शन को हम r² से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कोई भी डायरेक्शन का नाम r², जैसे r ले रहे हैं तो r², यूनिट वेक्टर है r², जैसे I होता है ना, I कैप, J कैप, K कैप, वैसे आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो किसी भी नाम की, R कैप, M कैप, N कैप, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर्स जो होता है वो कुछ नहीं बट डायरेक्शन बताता है, केवल डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर जो होता है वो केवल डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर पर हमने पूरा एपिसोड बना के आपको दिया हुआ है वेक्टर अलजेब्रा प्लेलिस्ट में। तो ये डायरेक्शन है ओनली, ठीक है। तो जो ये फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन है वो अगर हम r², यानी डायरेक्शन जो सैटेलाइट की अर्थ से किसी भी टाइम डायरेक्शन, अर्थ से किसी भी टाइम डायरेक्शन अगर हम r² लेते हैं तो फोर्स तो अर्थ की ओर काम कर रहा है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो -r² होगी, -GMM/r², और ये r², ये माइनस, हमने r बाहर की ओर लिया, हमने अगर अपना r² यानी डायरेक्शन जो बाहर की ओर अगर शो किया अर्थ से दूर, तो जो फोर्स है वो अर्थ की ओर लग रहा है, तो यहाँ पर हमने -r² लगा दिया। आप चाहो तो ये I भी लिख सकते हो, मान लो कि वो x डायरेक्शन है, जिस ओर भी चाहो आप डायरेक्शन अपना ले सकते हो। एक्सिस XYZ आप अपने अनुसार भी ले सकते हो, या कोई भी आपको डायरेक्शन लेना है तो उसका अलग से नाम लिख के कैप लगा के आप काम कर सकते हो। ये भी बात हमेशा याद रखना। तो ये तो हुआ जब वो सैटेलाइट r डिस्टेंस पर है किसी भी टाइम, तो उस पर लगने वाला फोर्स। अब हम क्या करते हैं कि अब हम सैटेलाइट को बहुत छोटा, इतना छोटा कि बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, dr। कितना देते हैं, dr, बहुत छोटा, इतना छोटा, एकदम जरा सा। हमने सैटेलाइट को इधर से उठा के इधर खिसकाया, उसी सैटेलाइट हमारा दूर जा रहा है ना, तो हमने इसको जरा सा दूर किया, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की, हमने इस साइड में डिस्प्लेसमेंट दिया तो डिस्प्लेसमेंट भी लिखेंगे। तो जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आया सैटेलाइट का बहुत छोटा सा, वो आया dr, मतलब r डिस्टेंस पर था तो हमने जरा सा चेंज किया। कैलकुलस आप अच्छे से जानते हो
जरा सा चेंज किया, केवल डी आर चेंज किया, और उसकी डायरेक्शन भी लिखेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या है कि सैटेलाइट R1 से R2 मतलब दूर जा रहा है, तो इसी ओर मतलब अर्थ से थोड़ा दूर करेंगे तो डी आर और ये आर कैप, डायरेक्शन आर कैप इधर। तो हमारा जो वर्क आएगा इस छोटे से मूवमेंट का वो आएगा डी डब्ल्यू, मतलब छोटा सा वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी आर, एफ डॉट एस डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि अभी हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। आप बोलिए अरे सर ये तो कांस्टेंट फोर्स के लिए काम कर रहा था, आपने ये फार्मूला क्यों लगा दिया एफ डॉट एस वाला? अरे वो इसलिए लगाया कि बहुत छोटी, मतलब इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट हम एज्यूम करते हैं कि लगभग अभी तो इसका फोर्स GMM बाई आर स्क्वायर ही है, मतलब इतने से इतना खिसकाने में उसका फोर्स जो है वो GMM बाई आर स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि इतना कम हमने चेंज किया है कि लगभग ये R अभी कांस्टेंट है। R जो है लगभग R प्लस डी आर के लगभग प्रैक्टिकली कांस्टेंट माना जाएगा। तो जो फोर्स R डिस्टेंस पर काम करेगा लगभग हम मान सकते हैं कि वो R प्लस डी आर पर भी काम करेगा, क्योंकि हमने डी आर को इनफाइनाइट सिमल मतलब बहुत छोटा लगभग जीरो के जैसा ट्रीट करते हैं। डी आर जो है वो टेंडिंग टू जीरो, मतलब बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया। तो जो फोर्स इस डिस्टेंस पर काम करेगा वही लगभग इस डिस्टेंस पर काम करेगा, यही कैलकुलस का फंडा है। तो छोटा सा वर्क हमारा आ गया माइनस GMM बाई आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर आर कैप, ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स। जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इतना काम करेगा इतने डिस्प्लेसमेंट में। जरा इसको आर कैप यूनिट वेक्टर का डॉट 1 होता है, आप जानते हो, जैसे आई डॉट आई कैप 1 होता है, वैसे ही आर कैप डॉट आर कैप यूनिट वेक्टर है, ये कोई डायरेक्शन बता रहा है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो ये आया माइनस GMM डी आर बाई आर स्क्वायर, ये हुआ छोटा सा वर्क। लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है यानी डी आर वो वेरी करेगा R1 से लेकर R2 तक। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो R1 से R2 यानी R1 से R2 तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो जब हम पूरा वर्क निकालेंगे वेरिएबल फोर्स का तो वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DW, पूरा वर्क, इसका पूरा वर्क कहाँ से कहाँ तक, जब डिस्प्लेसमेंट R1 से सैटेलाइट R1 से सैटेलाइट का डिस्टेंस R2 हो गया अर्थ से, तब तक R की वैल्यू R1 से R2 हो गई, यानी इंटीग्रेशन R इक्वल टू R1 टू R इक्वल टू R2 माइनस GMM अपॉन R स्क्वायर और ये DR, ये आ जाएगा आपका माइनस GMM अपॉन और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई R स्क्वायर DR, R इक्वल टू R1 टू R इक्वल टू R2। ये ग्रेविटेशन फोर्स इस दौरान इतना काम करेगा। इसको आप जानते ही हैं कैसे लगेगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस GMM अपान नहीं, और इसकी 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 माइनस R, और ये R इक्वल टू R1 से R इक्वल टू R2। तो ये आ जाएगा आपका G माइनस माइनस प्लस GMM 1 बाई R इक्वल टू R1 से R इक्वल टू R2। थोड़ा डिटेलिंग में हम स्लो नहीं जा रहे हैं GMM, और ये आ जाएगा 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, इतना टोटल वर्क करेगा।
ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है इस सैटेलाइट को R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस तक पुश करने में टोटल इतना वर्क करेगा। R2 ज़्यादा है तो ये 1/R2 की वैल्यू कम आएगी, यानी ये टोटल जो फोर्स आएगा वो लगभग वो निगेटिव आ जाएगा। टोटल जो वर्क आया, ये जो टोटल जो वर्क आया ग्रेविटेशन फोर्स का वो निगेटिव आया। निगेटिव इसलिए आया कि ग्रेविटेशन फोर्स तो काम कर रहा है अर्थ की ओर, R2 ज़्यादा है ना, तो वो पूरी वैल्यू निगेटिव आएगी, क्योंकि 1/R2 लेस होगा, 1/R1 ज़्यादा होगा। तो वो इसलिए कि फोर्स तो काम कर रहा है अर्थ की ओर ग्रेविटेशन फोर्स, और सैटेलाइट जा रहा है दूर, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उल्टा, तो फोर्स को निगेटिव वर्क करना पड़ेगा। समझ में आया? वो हेल्प नहीं कर रहा है। तो ऐसे निकालते हैं वेरिएबल, जब फोर्स होता है तो वर्क ऐसे निकालते हैं। तो वर्क निकालने का वेरिएबल फोर्स का फंडा क्या है कि अगर आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड है तो Fs डॉट छोटा डिस्प्लेसमेंट, जैसे वहाँ पर लिया था ना, तो अगर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड है तो छोटा डिस्प्लेसमेंट और उसका कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है उसकी लिमिट आप लगा देंगे, तो ऐसे आप वर्क निकालेंगे। कैलकुलस से निकालते हैं जब हमारा फोर्स जो है वो वेरिएबल हो। अगर फोर्स टाइम पर डिपेंड है, मान लो फोर्स टाइम पर डिपेंड है, तो वर्क क्या होता है? वर्क तो वही है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पढ़े हो आप, वेलोसिटी और इनटू टाइम, यही पढ़ा है ना। डिस्प्लेसमेंट भी टाइम पर डिपेंड होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये सब आप पढ़ चुके हो। तो अगर फोर्स जो है वो टाइम पर डिपेंड है, अभी तो हम लोगों ने जो किया उसमें फोर्स वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर अब फोर्स टाइम पर डिपेंड है तो आप उसको लिखेंगे फोर्स टाइम पर डिपेंडेंट है, तो पहले फोर्स, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, और अगर वो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v dt, स्मॉल टाइम में वेलोसिटी इतनी v dt, क्योंकि ds इक्वल टू dv/dt ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पर अगर वो टाइम डिपेंडेंट है तो आप उसको ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पर इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा, t1 to t2। इसका प्रयोग टाइम पर भी हो तो ऐसे लगाओ, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। अगर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट है, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल बताया, तो आप उसको डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, ये वाला। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आया होगा कि वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य या उसके द्वारा किया गया वर्क कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलें। अब समझ में आ गया ना कि वेरिएबल फोर्स से वर्क कैसे निकालते हैं। चलो, समझ में आ गया, इसको अच्छे से देख लेना है ना। और मेरी क्लास में ना थोड़ा कॉपी पेन लेकर बैठा करो, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, उसके तभी पढ़ा करो। ऐसे पढ़ने में आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं होंगे। जैसे हम बता रहे हैं, ये मेरा बोर्ड बहुत हिलता है, असल में इट इज़ ए स्टेशन, ये सपोर्टिव है केवल। तो जैसे हम कोई चीज़ बता रहे हैं, और तो अगर आप साथ में अगर आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका और क्लियर होगा।
ठीक है, आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए, तो जो हम बताएं वो ज़्यादा समझ में आए, इसीलिए आप थोड़ा कॉपी पेन लेकर बैठें साथ में, उसको लिखें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखते जाएं। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं अभी, हमारे पास कुछ ऐसा फोर्स काम कर रहा है, देखो एग्जाम्पल तौर पर, देखना भी ध्यान से देखो, हमारे पास ऐसा फोर्स काम कर रहा है किसी बॉडी पर, ये हमारा बॉडी है, इस पर काम कर रहा है, और बॉडी को इस फोर्स ने ऐसे मूव कराते हुए इस पोजीशन पर पहुंचा दिया। ये बॉडी स्पेस में है, 3D में है। मान लो कि इस बॉडी का कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट का, यानी इसकी जो पोजीशन है वो है 2, -1 और 3, और इस जब ये फाइनल जब ये यहाँ पर आ जाती है बॉडी, तो तब उसका जो पोजीशन है वो बदल जाता है 1, 4, 2 में। ये उसके कोऑर्डिनेट हैं, यानी इस पोजीशन का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट है, और इस पोजीशन का ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट है। ये फोर्स अगर ऐसे भी ले जाता ना इसको ऐसे, तब भी कोई फ़र्क ना पड़ता, क्योंकि वर्क हमेशा डिपेंड करता है फाइनल पोजीशन से लास्ट पोजीशन। ये फाइनल पोजीशन से लास्ट पोजीशन पॉइंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट का पोजीशन माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन। बीच के रास्ते पर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता है, वो दूरी है, वो डिस्टेंस है। अभी भी डिस्प्लेसमेंट कुल इतना ही है, ये अभी भी डिस्प्लेसमेंट कुल इतना ही है। यहाँ से सीधा इस पॉइंट को मिलाओ, बस यही डिस्प्लेसमेंट है। रास्ते बदल गए, पहले ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फाइनली सेम आया। तो जो वर्क डन है वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा। हमको निकालना है कि ये फोर्स इस पोजीशन से इस पोजीशन तक बॉडी को अगर स्पेस में डिस्प्लेसमेंट देगा ये फोर्स, तो ये फोर्स कितना वर्क करेगा, इस बॉडी पर कितना वर्क करेगा, वर्क निकालना है। इस फोर्स के देखो कई कंपोनेंट हैं, एक x डायरेक्शन में यानी आई कैप डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में और एक z डायरेक्शन में। जो x डायरेक्शन में जो काम कर रहा है, यानी अगर हम टोटल फोर्स को ऐसे लिखें अपनी सहूलियत के लिए, Fxi, Fyj और Fzk ऐसे लिखें, तो जो ये x कंपोनेंट है यानी आई कैप डायरेक्शन में काम करने वाला वो है 5, जो कि मतलब कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट है। समझ में आया? जो कि क्या है, जो कि कांस्टेंट है। इस फोर्स का जो y कंपोनेंट है ये Fy, मतलब थोड़ी देर के लिए जो इसका जो y कंपोनेंट है वो y एक्सिस पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी y पर डिपेंडेंट है, कांस्टेंट नहीं है, ये y पर डिपेंड हो रहा है। y एक्सिस पर जो डिस्प्लेसमेंट है उस पर ये डिपेंड हो रहा है। और सिमिलरली इस फोर्स का जो ये z कंपोनेंट है, यानी कि जो z एक्सिस की ओर फोर्स काम कर रहा है वो z एक्सिस पर भी डिपेंड है, यानी z पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उस पर वो डिपेंड है। इसका मतलब
जेड डायरेक्शन की ओर काम करने वाला फोर्स और वाई डायरेक्शन की ओर काम करने वाला फोर्स कांस्टेंट नहीं है, केवल ये फोर्स ही कांस्टेंट है। करेक्ट। 3D द्वारा 3D स्पेस में वर्क कैसे निकालते थे? वर्क होता था हमारा fx डायरेक्शन में जो फोर्स काम करता था वो dx प्लस fy डायरेक्शन में जो काम करता था वो dy डिस्प्लेसमेंट, और fz डायरेक्शन में जो काम करता था वो, मतलब जो z डायरेक्शन में वो z की ओर जो डिस्प्लेसमेंट था केवल उस पर डिपेंड होता था। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। यहां पर पहला जो फोर्स है वो है 5 dx प्लस 3y स्क्वायर dy और प्लस 5z और ये dz। तो ये मतलब dx dy dz जो डिस्प्लेसमेंट है उन पर अगर आप लिख लो तो जो टोटल जो वर्क आएगा वो क्या होगा? वो इस टोटल का इंटीग्रेशन होगा। तो पहला पार्ट देखते हैं जरा। 5 dx, x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है? x की वैल्यू पहले यहां पर जब पार्टिकल था तो उसका x कोऑर्डिनेट था 2, जब वही पार्टिकल या बॉडी कह लो जब यहाँ पर आया तो उसका कोऑर्डिनेट हो गया 1, यानी x की वैल्यू 2 से x की वैल्यू 1 आ गई। ये तो वर्क हुआ पहले फोर्स द्वारा। चूंकि ये कांस्टेंट फोर्स था तो आप सीधे ही आप निकाल सकते थे 5 इंटू 1, ये कांस्टेंट था ना x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन का जो वर्क होगा वो आप सीधे निकाल सकते थे, क्योंकि जब कांस्टेंट फोर्स होता है तो हम सीधे निकाल सकते हैं। तो 5 और डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में 1 से 2 से 1 गया ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वाला x माइनस इनिशियल यानी -5, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस 3y स्क्वायर dy, और y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट जो लिमिट है वो -1 से शुरू होकर 4 तक गई है। वो देखो -1 से 4, और जो ये z है 5z dz, यहाँ पर z की वैल्यू 3 से 2 तक गई है। ज़रा ध्यान से देखो, 3 से 2 तक गई है। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है एक तरह से कि x जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो बिल्कुल वही फार्मूला कि x का डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 1, y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू -1 से y इक्वल टू 4, और z पर जो डिस्प्लेसमेंट है z एक्सिस की ओर वो z इक्वल टू 3 से z इक्वल टू 2। ये आप जानते हो 1 का इंटीग्रेशन केवल x आता है, तो x 2 से 1, x की वैल्यू 2 से 1, तो वही आएगा क्या 1 माइनस 2 यानी -5 प्लस 3, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3 कांस्टेंट है, और y की लिमिट y इक्वल टू की लिमिट -1 से 4, इंटीग्रेशन आप जानते हो वही y इक्वल टू -1 -4 ऊपर 4, और 5 z का केवल इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2, और z की वैल्यू 3 से 2 तक वेरी कर रही है। तो ये आ गया आपका 5, 1 माइनस 2 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है ये कैंसिल हो जाएगा, केवल आ जाएगा 4 क्यूब माइनस 1 का क्यूब और प्लस 5, 2 बाहर आ जाएगा 2, और ये z स्क्वायर अंदर बचा, तो z स्क्वायर पर लिमिट लगाएंगे ऊपर वाली 2, तो 2 स्क्वायर और -3 स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई आपकी -5
4 चौक 16 चौक को 64 और -1 यानी 65। मुझे हिंदी में भी कैलकुलेशन करने में मज़ा आता है। और ये आ गया आपका 5/2 4 - 9। तो 4 - 9 का मतलब -5 यानी -25/2 यानी -5 + 65 -25/2 यानी ये आ गया 65 - 17.5 और ये आ गया आपका 0.57 और 4 इतना 47.5। ये आ गया हमारा टोटल वर्क डन। अगर ये फोर्स हमारा न्यूटन में होता, अगर हमको दिया होता कि ये फोर्स हम न्यूटन में सारा नाप रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हम मीटर में नाप रहे हैं, तो न्यूटन मीटर यानी ये जो हमारा फाइनल आता वैल्यू वो जूल में आता। तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपने देखा कि कैसे हम वेरिएबल फोर्स के द्वारा किए गए वर्क को निकालते हैं। वेरिएबल फोर्स से जो किया गया जो वर्क है वो निकालना बहुत आसान है। फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट जो है उसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, ठीक है। इंटीग्रेशन करके उसकी लिमिट सेट कर दीजिए। समझ में आया? वो डिस्प्लेसमेंट किस पोजीशन से किस पोजीशन तक वेरी कर रहा है आप उसको लिखिए। तो आई थिंक इस एग्जाम्पल के थ्रू आपका फंडा बहुत क्लियर हो गया है, और इसके पहले वाले एग्जाम्पल के थ्रू और स्प्रिंग एपिसोड के थ्रू तो आप वेरिएबल फोर्स से वर्क निकालने में मास्टर हो गए हो, ठीक है। तो कीप इट अप, और हम चलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अगले एपिसोड में है ना हम कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए आप आराम करो और पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तब तक के लिए बाय बाय।